गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत महर्षि दयानंद सरस्वती के आर्थिक विचारों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती की जो आर्थिक विचारधारा की पृष्ठभूमि मूल रूप से आर्ष ग्रंथ यथा वेद, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, इसके अलावा शुक्र नीति और कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इनमें सामाजिक न्याय, स्वदेशी और जो समानता थी उस पर आधारित थी। उनका आर्थिक दर्शन जो था वो राष्ट्रीय एवं राजनीतिक विचारधारा से ही संबद्ध रहा। उन्होंने अपने व्याख्यानों में राजनीतिक विचारधारा बताया कि भारत की पराधीनता का मुख्य कारण यह रहा कि भारतीयों ने वेद प्रतिपादित जीवन मूल्यों और आचरण के नियमों की उपेक्षा करना प्रारंभ कर दिया था। हम देखते कि उनके आर्थिक चिंतन में मुख्य बातें क्या थी। उसमें सबसे पहले देखते हैं अर्थ तथा अर्थशास्त्र। उनकी दृष्टि में अर्थ का अभिप्राय जीवित रहने के धर्म पूर्वक प्राप्त किए गए साधनों से है, अर्थात अर्थ जो धर्म से पदार्थों की प्राप्ति करता है। उनके अनुसार अधर्म से कमाया गया जो धन है या अर्थ है वो धन या अर्थ नहीं अपितु अनर्थ है, अर्थात धर्म पूर्वक जो अर्थ का अध्ययन करे वह अर्थशास्त्र है। उन्होंने लिखा है कि जहाँ तक हो वहाँ तक अप्राप्य वस्तु की इच्छा, प्राप्त का रक्षण और रक्षित की वृद्धि, इसके साथ ही बढ़े हुए धन का व्यय देशोपकार करने में किया करें, अर्थात जो धर्म रहित अर्थ की प्राप्ति समाज में अनेक समस्याएं विषमताएं उत्पन्न कर देती है। हम देखते हैं कि उनके उपभोग संबंधी विचार क्या थे। उनके विचार में मानव की मुख्यतः दो प्रकार की आवश्यकताएं हैं। एक है प्राथमिक, जिसके अंतर्गत अन्न, वस्त्र, मकान, चिकित्सा और शिक्षा आदि, और दूसरी है गौण आवश्यकताएं। इसके अंतर्गत संगीत कला, मनोरंजन, चित्रकला, घोड़ा, साइकिल, गाड़ी, परिवहन के साधन, पेड़ पौधे, इसके साथ ही विवाद सुलझाने हेतु न्याय व्यवस्था एवं धन की आवश्यकताओं आदि को उन्होंने गौण आवश्यकताओं में शामिल किया। महर्षि का जो स्वदेशी में केवल स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं अपितु उसका अर्थ उनके विचारों में बहुत व्यापक था। उनके उपभोग संबंधी विचारों का सार ये रहा कि समाज में अपने राज्य के सहयोग और व्यवस्था से विपुल अर्थात अधिक उत्पादन, उसका समुचित वितरण हो और उसका संयमित उपभोग भी हो, ऐसा उनका मानना था। फिर है उत्पादन संबंधी विचार। इसमें उन्होंने उत्पादन के साधनों अर्थात भूमि, श्रम, ये जो सब उत्पादन के साधन थे इन पर उन्होंने राज्य या समाज का अधिकार माना। उन्होंने समाज में आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को श्रम विभाजन का आधार माना है। अधिक उत्पादन करने हेतु उन्होंने वेश्य को ही अन्य वर्णों के सहयोग से पूंजी का संग्रह करना चाहिए, ऐसा उन्होंने माना। फिर है कि उत्पादन के क्षेत्र में उन्होंने पशुपालन, कृषि के प्रमुख साधन, सिंचाई के साधन, वन संपदा, शिल्पकला, उद्योग व्यवसाय, विनिमय, क्रय विक्रय, व्यापार आदि, ब्याज आदि, इसके साथ ही देशी और विदेशी व्यापार एवं यातायात व्यवस्था, अर्थात ये सब उनके उत्पादन के क्षेत्र थे। उनके अनुसार उत्पादन संबंधी विचार
प्राचीन अर्थशास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित है। वैश्य वर्ण के गुण, कर्म आदि में उन्होंने कृषि, पशुपालन, खनिज, शिल्पकला, विज्ञान, उद्योग, व्यवसाय को शामिल किया और वैश्य को ही उत्पादन करने का अधिकार देते हैं। महर्षि लघु एवं कुटीर उद्योगों के पक्ष में थे। इसके साथ ही शैक्षणिक शिक्षा पाठ्यक्रम के साथ साथ वो व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम को भी अपनाने पर बल देते थे या जोर देते थे। फिर आता है विनिमय संबंधी विचार। उनके जो ये विचार थे वो वेद और मनुस्मृति पर आधारित थे। अर्थात वस्तु विनिमय को उन्होंने अधिक महत्व दिया। विनिमय के उन्होंने 3 साधन माने, अर्थात विनिमय के व्यवहार शास्त्र का विधिवत और यथेष्ट ज्ञान, तोलने का परिमाण और तुला। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि गणित का ज्ञान होना भी आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए वो आवश्यक मानते हैं। महर्षि ने उत्पादन कर्म के साथ साथ विनिमय, व्यापार आदि को भी वैश्य वर्ण का ही माना। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार के साधन, नाप तोल, मुद्रा, गोदाम व्यवस्था आदि को वेद शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित करते हुए भारतीयों को उन्होंने ये प्रेरणा दी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना देश की सर्वांगीण आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। फिर है वितरण संबंधी विचार। उत्पादन के साधनों में उत्पादन से प्राप्त आय या धन का समुचित एवं न्यायोचित वितरण महर्षि के विचारों के अनुसार में राज्य का कर्तव्य है। उन्होंने मजदूरी एवं वेतन, ब्याज एवं लाभ, लगान, इन सब का, और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी ध्यान रखा, उन्होंने ये भी बताया कि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो लगान के कारण किसान हैं वो खाने पीने और धन से रहित होकर दुखी नहीं पावे। अर्थात उन्होंने वितरण में इन सब को, मजदूर को मजदूरी और वेतन, पूंजीपति को पूंजी के बदले में ब्याज, और जो व्यक्ति कार्य करता है, व्यवसाय करता है, उसको लाभ, और भूमि के बदले में लगान, ये सब देना चाहिए। अर्थात दयानंद के मत में राजा को परमात्मा की तरह पदार्थों के उत्पादन एवं वितरण की व्यवस्था करनी चाहिए। दयानंद सरस्वती भी वितरण व्यवस्था की संरचना के लिए दंड व्यवस्था को अनिवार्य मानते। उनके अनुसार काम के आधार पर मजदूर को नियमित भुगतान देना चाहिए, मजदूरों का शोषण नहीं हो, इसके लिए उन्होंने राज्य का उत्तरदायित्व माना इसको भी। इसके साथ ही वो उधार पर सूद लेना भी उचित मानते हैं। उनकी दृष्टि में लाभ लेना भी अनुचित नहीं है, किंतु बेहिसाब लाभ के लिए श्रमिकों के लाभ का हनन करना उन्होंने अनुचित बताया। फिर आता है राजस्व संबंधी विचार। राज्य उत्पादन का अधिकार वैश्यवर्ण को देता है। पशुपालन, खेती, उद्योग आदि के उत्पादन में राज्य का हिस्सा होता है। उद्योग व्यापार से राज्य को कर के रूप में आय प्राप्त होती है। राज्य इस आय को राज्य की व्यवस्था एवं प्रजा की भलाई पर खर्च कर देता है। इसमें हम देखते हैं राज्य की आय क्या के स्रोत क्या हैं। राज्य की आय के अंतर्गत हम कुछ निम्न बातों को लेते हैं। उसमें सबसे पहले है कर से आय। कर, उन्होंने बताया कि कर अनिवार्य अनुष्ठान है, किंतु कर लगाने में राजा को तानाशाही अधिकार नहीं प्रदान करते वो। मनु की भांति महर्षि ने भी व्यापारियों से वस्तु की खरीद बिक्री, उस पर लाभ, भरण पोषण व्यय को ध्यान में रखकर व्यापारियों पर कर लगाने का सुझाव दिया, तथा छोटे व्यापारियों को उन्होंने बताया कि राजा को थोड़ा बहुत कर वार्षिक लेने का सुझाव देते। दयानंद के अनुसार कर चुकाना, दयानंद सरस्वती कर चुकाना
प्रजा का कर्तव्य मानते हैं। फिर है करारोपण के मापदंड। उन्होंने मनुस्मृति में उल्लेखित करों के मापदंडों के अनुसार राजा को कर लेने का सुझाव दिया। इसके साथ ही उन्होंने करारोपण के सिद्धांत अर्थात प्रजा रक्षण का सिद्धांत बताया कि राजा को राजकीय कोष के लिए प्रजा से उतना ही धन लेना चाहिए जितना कि वह उनकी रक्षा करने की सामर्थ्य रखता है। फिर दूसरा बताया कि लाभ पर कर लगाना अर्थात मार्ग व्यय, सुरक्षा व्यय, भरण पोषण व्यय अर्थात लाभ हानि को देखकर ही कर लगाना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि वांछनीयता का सिद्धांत अर्थात राजा को जनता से उतना कर लेना चाहिए जितना उसको अपने शासन को चलाने के लिए आवश्यक है। और फिर जो बताया कि भुगतान सामर्थ्य का सिद्धांत या अधिक कर का निषेध। इसके अंतर्गत बताया कि राजा को ऐसी कर नीति का अनुसरण करना चाहिए जिससे राजा और प्रजा के बीच में मूलोच्छेद नहीं हो अर्थात इनके बीच में जो अंतर है जो उनके कल्याण में कमी नहीं हो अर्थात उनका कल्याण हो। फिर है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए अनुचित करों का भी विरोध करते हैं उन्होंने भारत में अंग्रेजी सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर और गरीब मजदूरों द्वारा जंगल से लाने वाले जो ईंधन और घास पर जो कर का आदि पर जो कर था उसका उन्होंने विरोध किया। फिर है अर्थात हमने जो पहला तो देखा कि कर से आय क्या है। फिर है जो दूसरा बड़ा जो इसमें वो है शुल्क से प्राप्त आय। महर्षि के अनुसार समुद्र, खाड़ी और छोटी बड़ी नदियों में जहाज, नाव आदि से जो यात्रा करते हैं उन पर मार्ग की लंबाई को ध्यान में रखकर कर निर्धारित करना चाहिए, शुल्क निर्धारित किया जाना चाहिए और राजा को लाभ का 20वां भाग वो शुल्क के रूप में वसूल करे। राजा को प्रत्येक वस्तु के विक्रय की दर, आने जाने का व्यय, स्थान इन सब विषयों को ध्यान में रखकर कर की दर निश्चित करनी चाहिए। फिर तीसरा जो है वो है आर्थिक दंडों से प्राप्त आय। महर्षि पद व हैसियत देखकर दंड देने के समर्थक थे। उन्होंने झूठी साक्षी देने पर होने वाले दंड का विवेचन किया। उन्होंने 18 प्रकार के वादों पर न्यायालय में लगने वाले शुल्क और उसके निर्णय पर किए गए आर्थिक दंडों को भी उन्होंने बताया। फिर आता है युद्ध से प्राप्त धन। युद्ध में जीते हुए सभी धन और पदार्थ के 16वें भाग पर राजा का अधिकार है ऐसा वो मानते थे, ऐसा उन्होंने बताया। शेष धन और सामान सैनिक एवं अन्य युद्ध से संबंधित लोगों में जो है वो उनके अनुसार वितरित कर देना चाहिए। अब आता है राज्य का व्यय। इसके अंतर्गत उन्होंने कुछ प्रावधान बताए जैसे कि शासन प्रबंध संबंधी व्यय। उनके अनुसार राज परिवार, राजकीय और प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और जो दास हैं उनके वेतन आदि पर व्यय का उन्होंने अपने ग्रंथ में वर्णन किया। उनके विचार आज की सरकारों के लिए कल्याणकारी कार्य करने के लिए मार्गदर्शक हैं। फिर है राजा के वेतन पर व्यय। राजा के वेतन आदि पर राज्य की कुल आय का लगभग 20% तक धन व्यय किया जा सकता है। महर्षि राज्य को राजा की निजी संपत्ति नहीं मानते थे, वरन वेतन लेकर राजा राज्य के सर्वोच्च पद पर रह सकता है। फिर है सैनिक व्यवस्था पर व्यय, अर्थात राज्य की सुरक्षा पर पर्याप्त व्यय किया जाना चाहिए। प्रजा की भलाई के लिए कुल आय का लगभग 10% धन व्यय करने और उस आय में से 10% धर्म की प्रचार की व्यवस्था या धर्मादि के लिए व्यय किए जाने के प्रावधान उन्होंने बताए। इस प्रकार महर्षि के उपयुक्त विचारों के अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि वे व्यक्ति की वैयक्तिक एवं सामाजिक आर्थिक उन्नति करने का मूल दायित्व, मूल कर्तव्य राज्य का मानते हैं। उन्होंने राज्य की आय व्यय
इस दृष्टि से निर्धारित करने का भी सुझाव दिया कि जिससे राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से संपन्न तो हो ही, उसके साथ साथ उसकी प्रजा भी खुशहाल या आनंदित रहे। प्रजा, उनका ये मानना था कि प्रजा जिस सीमा तक संपन्न होगी, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी उतनी ही संपन्न होगी। धन्यवाद।